हेलो एवरीवन। मैंने परसों ही वीडियो डाली थी आर्म रेसलिंग के रूल्स के बारे में, और उसमें मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो आर्म रेसलिंग की इंजरीज के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम आर्म रेसलिंग में कौन कौन सी कॉमन इंजरीज होती है और आप उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आर्म रेसलिंग में किसी भी स्पोर्ट की तरह इंजरी होना कॉमन है। हम किसी भी स्पोर्ट में इंजरीज को 100% प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमको उस स्पोर्ट के बारे में पता होगा और कॉजेस के बारे में पता होगा कि इंजरी होती क्यों है, तो हम काफ़ी हद तक इंजरी होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से कॉमन कॉजेज हैं और मैकेनिज्म्स हैं जिससे इंजरीज होती हैं। आपने वीडियोस देखी होगी बहुत सारी, जिसमें आर्म ब्रेक हो जाता है। तो जनरली आर्म ऐसी ब्रेक नहीं होता। जो अगर आपको ढंग से आर्म रेसलिंग करनी आती है, प्रोफेशनली जो आर्म रेसलिंग करते हैं, तो उसमें ये सब होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। So the most common injury in arm wrestling is ह्यूमरस शाफ्ट का फ्रैक्चर। अब ह्यूमरस बोन है हमारी, जो आर्म में बोन होती है उसको ह्यूमरस बोन बोलते हैं। तो जो ह्यूमरस बोन है उसका जो शाफ्ट है, शाफ्ट मतलब जो बीच वाला पार्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं। और उसमें भी जो डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्चर्स होते हैं, उसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर होता है आर्म रेसलिंग में, वो होता है स्पाइरल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। तो अब जो हमारी बोन है, वो जो शाफ्ट है, शाफ्ट में जो ऑस्टियोन्स है वो स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं, एवर्जियन कैनाल में लगे होते हैं। तो वो एक्सियल लोडिंग को बेयर करने के लिए बने हुए हैं। तो जो हम आर्म रेसलिंग में ये जो टॉर्जनल फोर्स लग रहा है, साइड साइड का रोटेटरी फोर्स लग रहा है, इसके लिए वो बने नहीं हुए। तो जो जनरली बिगनर्स होते हैं, जिन्होंने कभी आर्म रेसलिंग नहीं करी, जो आर्म रेसलिंग करते हैं उनकी बोन धीरे धीरे अडेप्ट होती रहती है। तो जो बिगनर्स हैं, वो जब ट्राई करते हैं आर्म रेसलिंग करने के लिए, तो जब मैं जैसे इधर को जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो ऊपर वाला शोल्डर है वो इंटरनल रोटेशन में जा रहा है, पूरी बॉडी उधर जा रही है, और जो ओपोनेंट है वो मेरे हाथ को उधर ले जा रहा है। तो जब आर्म इस पोजीशन में आ जाता है, इसको बोलते हैं आर्म ब्रेक पोजीशन भी बोलते हैं। तो जब आर्म इस पोजीशन में आ जाता है, जो हमारा पेक्टोरल और सबस्कैपुलरिस है वो उसको इंटरनल रोटेशन में खींच रही है, और जो ओपोनेंट है वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो बोन में फोर्स लगते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जो ब्लू वाला एरो है, ये है इंटरनल रोटेशन का फोर्स, और ये जो रेड वाला एरो है बाहर की तरफ को, ये है ओपोनेंट जो हमारा हाथ उधर को ले जा रहा है। तो इससे बोन में टॉर्जनल फोर्स लगता है, रोटेटरी फोर्स लगता है, जिससे वहां पे स्पाइरल फ्रैक्चर हो जाता है। तो जैसे ये माचिस की तिल्ली है, अगर मैं इसमें भी टेढ़ा ऐसे फोर्स लगाऊं, तो ये भी टूट गई। तो ये मैकेनिज्म होता है स्पाइरल फ्रैक्चर का आर्म रेसलिंग में। और ये इंजरी जनरली बिगनर्स में क्यों होती है, मैंने बोला कि इसमें हम इंटरनल रोटेशन करते हैं। तो आर्म रेसलिंग में हमें पूरी बॉडी यूज़ करनी है। जैसे एक कॉमन नोशन होता है खासकर इंडिया में कि इस हाथ को यूज़ नहीं करना, ये पीछे रहेगा, और सिर्फ ऐसे करना है, बॉडी यूज़ नहीं करनी। तो यही मेन रीज़न है ये इंजरी होने का। दूसरी चीज़, एक होता है वुल्स लॉ। वुल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम अपनी बोन पे जितना स्ट्रेस डालते हैं, कंप्रेशन फोर्स या ट्रैक्शन फोर्स जितना भी डालते हैं, हमारी बोन उसी हिसाब से अडेप्ट होती है और स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। तो बिगनर्स के लिए ये फोर्स बहुत ही अनफेमिलियर है आर्म रेसलिंग वाला, तो इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं, आपकी बोन कंडीशन होती रहती है, तो इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये इंजरी अगर आपकी बोन डेंसिटी कम है तो भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि इस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जब भी आप आर्म रेसलिंग करो, तो ये वाला हाथ कहीं सपोर्ट के लिए पकड़ो। और अगर आप जब भी विनिंग पोजीशन में जा रहे हो या लूजिंग पोजीशन में जा रहे हो, तो अपना पूरी बॉडी उसके साथ ले जाओ। जैसे मान लो अगर आप विनिंग पोजीशन में जा रहे हो, तो पूरी बॉडी इस साइड ले जाओ, और अगर आप लूजिंग पोजीशन में जा रहे हो, तो बॉडी के साथ ही इधर जाओ। ठीक है। दूसरी चीज, आर्म रेसलिंग सिर्फ इंटरनल रोटेशन नहीं है। आर्म रेसलिंग में आप साइड प्रेशर भी यूज करते हो, पुल भी यूज करते हो, और पुश भी यूज करते हो। तो बिगनर्स के लिए ये एडवाइस दूंगा मैं कि आप जब आर्म रेसलिंग करते हो तो पुल करो अपनी तरफ ओपोनेंट को। ठीक है। धीरे धीरे आपको बाकी टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा, लेकिन पुल पुल करो अपनी तरफ ओपोनेंट को। जैसे ओपोनेंट का हाथ है, ट्राई टू पुल टुवर्ड्स योरसेल्फ लाइक दिस, पुल। ऐसे नहीं करना सिर्फ खड़े खड़े। और तीसरी चीज, जो आपकी विजन है अपने हाथ पे रखो। ठीक है। अब अगर आप अपनी विजन हाथ पे नहीं रखते, और जब आप जैसे इधर जाने की कोशिश करो, तो आपका पूरा सर इधर चला जाता है, आप हाथ नहीं देखते आपका हाथ कहाँ जा रहा है। ओपोनेंट आपका हाथ उधर ले जा रहा है और आप पूरे टाइम इधर जाने में लगे हुए हो।
तो ट्राई करो कि पूरे टाइम आपका जो विजन है वो आपके हाथ पे रहे, ठीक है। आप लूज कर रहे हो तो अपने हाथ पे देखो, और आप विन कर रहे हो तो अपने हाथ की तरफ ही देखते रहो, ठीक है। और ये जो ह्यूमरस फ्रैक्चर होता है, इसके साथ रेडियल नर्व भी इंजर हो सकती है हमारी। रेडियल नर्व पीछे से आ रही है हमारी, तो रेडियल नर्व जब इंजर होती है डिस्टल पार्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर के साथ, तो इसको हॉल्स्टीन लुईस फ्रैक्चर बोलते हैं। तो रेडियल नर्व इंजरी होने के चांसेस भी 10 to 20% होते हैं ह्यूमरस शाफ्ट फ्रैक्चर में। अब बात करते हैं अगली इंजरी के बारे में। तो अगली इंजरी है बाइसेप टेंडन रप्चर। तो ये जनरली आर्म रेसलिंग में इतना कॉमन नहीं है जितना बाकी स्पोर्ट्स में, जैसे वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग में। पर हाँ, आर्म रेसलिंग में भी बाइसेप टेयर्स होते हैं। तो बाइसेप का मतलब है, बाई मतलब दो, सेप का मतलब हेड। तो बाइसेप के दो हेड हैं अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे एक लॉन्ग हेड है और एक शॉर्ट हेड है। और जो हमारा बाइसेप है वो इंसर्ट हो रहा है आके रेडियल ट्यूबरोसिटी पे, मतलब जो राइट साइड आपकी हड्डी है उसके बीच में जाके वो इंसर्ट हो रहा है अंदर की साइड को। तो जनरली जो मोस्ट कॉमन टेयर्स होते हैं वो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप के होते हैं, जो यहाँ पे है हमारा। तो ये हमारा स्टेबलाइजर है शोल्डर का। तो ये जब होता है तो इसको हम कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं, मतलब सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर आर्म रेसलिंग में डिस्टल बाइसेप टेयर भी होते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जानते हैं कि आर्म रेसलिंग में ये डिस्टल बाइसेप टेयर क्यों होते हैं। जो बाइसेप है वो वीकेस्ट एल्बो फ्लेक्सर है, प्लस वो एक स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर है, सुपिनेट कराने में हेल्प करता है। तो जब बाइसेप में सडन लोड पड़ता है इसेंट्रिकली नीचे जाते टाइम, जब आप कोशिश कर रहे हैं ऊपर आने की और लोड ज़्यादा होता है उस टाइम वो नीचे पुश करता है, तो जो हमारा बाइसेप टेंडन है यहाँ से रप्चर हो सकता है। तो वो मस्कुलो टेंडनस जंक्शन से रप्चर हो सकता है, मतलब जहाँ पे मसल और टेंडन मिल रहे हैं, या फिर टेंडन पूरा का पूरा अपने क्या बोलते हैं इंसर्शन से निकल सकता है। तो बाइसेप इंजरी जनरली तब होती है फ्लेक्स, जो हमारे एल्बो है वो स्लाइड फ्लेक्स पोजीशन में है, और हम कोशिश कर रहे हैं सुपिनेशन करने की पूरे टाइम, और ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, बाइसेप फ्लेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी टाइम जो फोर्स है ओपोनेंट का वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अनकॉमन इंजरी है, पर ये हो सकती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए एक तो इसका जो बाइसेप टेंडन रप्चर होने का जो एक रीजन रिस्क फैक्टर है, ये पहला एक हाइपोवस्कुलैरिटी, दूसरा स्मोकिंग और ड्रग अब्यूज़। तो हाइपोवस्कुलैरिटी मतलब जब आपके यहाँ पे एल्बो जॉइंट पे ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं है तो ये टेंडन रप्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप आर्म रेसलिंग करो तो अच्छे से वार्म अप करके करो, और रिकवरी पे भी ध्यान दो, रिकवरी के टाइम पे भी यहाँ पे ब्लड फ्लो मेंटेन रखो। दूसरी चीज़ स्मोकिंग, सिडेशन। तीसरी ड्रग अब्यूज। अब जो लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो उनकी मसल तो जल्दी जल्दी बढ़ती है, लेकिन टेंडन अडेप्ट होने में टाइम लगता है, तो मस्कुलर टेंडनस जंक्शन पे रप्चर हो सकता है। और आप क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, आपको अपना पॉइंट पता होना चाहिए इंजरी होने का। या मतलब जब आपको पता चल जाए हाँ वो पॉइंट आने वाला है तो आप छोड़ दो, आपको पूरे टाइम जान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी इंजरी है हमारी MCL इंजरी, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, जो हमारे एल्बो में है। और भी लिगामेंट्स होते हैं हर जगह, तो कोई भी लिगामेंट की इंजरी हो सकती है, पर कॉमनली इसमें MCL की इंजरी हो सकती है। मेरे दोनों हाथों पे हो चुकी है पार्शियल टेयर। तो MCL इंजरी जब होती है, मतलब जब आप की मसल्स बहुत ज़्यादा फटीग हो चुकी होती है और जो सारा लोड है आपका टेंडन पे आने लगता है इस पोजीशन पे, तो इंजरी होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं उस लिगामेंट पे। तो जब आपको ये इंजरी हो जाती है, तो जब आप कोई भी ऐसा मूवमेंट करते हो जिसमें आप ऐसे प्रेस करके खड़े हो रहे हो या फिर कुछ थ्रो कर रहे हो, क्योंकि थ्रो करते टाइम हमारी मसल एकदम से रिलैक्स होती है तो सारा लोड लिगामेंट पे आता है। तो जब आप थ्रो करते हो तो बहुत ही शार्प पेन होता है। या फिर आप वेलगस स्ट्रेस करते हो, मतलब आप ऐसे सीधे खड़े हो, कोई आपके हाथ को उधर पुश कर रहा है तो आपको यहाँ शार्प पेन फील होता है। तो ये चांसेस हैं कि आपको MCL इंजरी हुई है। तो जब MCL इंजरी होती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी जो भी ऐसा मूवमेंट है जिसमें ये पेन एलिसिट हो रहा है, जैसे मैंने बोला थ्रोइंग में, तो वो कोई भी मूवमेंट आपको नहीं करना 1 महीने तक। और इसकी हीलिंग पे ध्यान देना है आपको, अपना वर्कआउट मेंटेन रखना है और वो सारी चीज़ें करनी है जिसमें पेन नहीं हो रहा, और लाइट इंटेंसिटी आर्म रेसलिंग वाली सारी चीज़ें करनी है। अलग से मैं बाद में MCL इंजरी के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मेरे दोनों बार हो चुकी है और मैं इसका रिहैब खुद से कर चुका हूँ।
पर ये इंजरी इतनी कॉमन नहीं है। और जब ये इंजरी होती है तो आर्म रेसलिंग करते टाइम यहाँ पे एक पॉप साउंड सुनाई देती है। तो वो पॉप साउंड सुनने के बाद उस टाइम इतना दर्द नहीं होता आर्म रेसलिंग में, लेकिन अगले दिन वही जब आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपको वो दर्द फील होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट करने के लिए भी सेम, आप वार्म अप करो अच्छे से आर्म रेसलिंग करने से पहले या कोई भी ऐसा मूवमेंट करने से पहले, ताकि यहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो। और जब आप ऐसे लूजिंग पोजीशन में आप शोल्डर प्रेस करते हो, ये टेक्निक्स में बताऊंगा, तो शोल्डर प्रेस करते हो तो ट्राई करो अपना शोल्डर पूरा पीछे लाने की। आप ऐसे साइड प्रेशर करोगे सिर्फ तो यहाँ पे जो लोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए भी सेम, आपको अपना पॉइंट पता होना चाहिए कि कब इधर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, कब आपको रुक जाना चाहिए। तो बात करते हैं फोर्थ कॉमन इंजरी की। तो फोर्थ कॉमन इंजरी है हमारी टेंडन इंजरीज, मतलब टेंडनाइटिस। तो जैसे आपके गोल्फर्स एल्बो हो सकता है, टेनिस एल्बो हो सकता है, या रिस्ट में किसी टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो जो सबसे मेन कॉज होता है टेंडनाइटिस का वो होता है ओवर ट्रेनिंग। तो ओवर ट्रेनिंग की वजह से जब भी हम आर्म रेसलिंग करते हैं तो उन स्पेसिफिक लोकेशंस पे हमको पेन फील होता है और थोड़ा बहुत वीकनेस भी फील होती है मसल्स में। तो जब भी आपको टेंडनाइटिस हो या फिर पेन फील हो तो आप 3 से 4 दिन या एक हफ्ते ट्रेनिंग मत करो जब तक पेन नहीं जाता पूरी तरीके से। और इस पीरियड में आप हीलिंग पे ध्यान दो, आप लाइट इंटेंसिटी पे, हायर रेप रेंजेस पे ट्रेन करते रहो ताकि यहाँ ब्लड फ्लो बढ़े उस एरिया में। और आप यहाँ पे स्लीव्स पहन के रख सकते हैं या फिर आप हीटिंग मोडालिटीज यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे टेंडन इंजरीज की। ये जो हमारी रिस्ट है, यहाँ पे एक कार्पल टनल है, उस कार्पल टनल के अंदर से हमारी मीडियन नर्व जा रही है। तो मीडियन नर्व के साथ साथ टेंडन्स भी जा रहे हैं हमारे, ठीक है। तो अगर उन टेंडन्स पे इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे, तो वो उस मीडियन नर्व को भी कंप्रेस करता है। तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है, जिसमें आपका हाथ आपको नम फील होता है। जनरली ये 2/3 पार्ट इस साइड का, मतलब ये 3 फिंगर्स। तो जब भी आपको टेंडन इंजरी हो या टेंडनाइटिस हो तो उस पर ध्यान दो, क्योंकि अगर ये क्रॉनिक हो जाती है तो फिर एक विशियस साइकिल बन जाती है। मतलब जो हमारे टेंडन है और टेंडन शीथ है, इनके बीच में इन्फ्लेमेशन होती है। इस इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वो उसको और इरिटेट करता है और इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये साइकिल चलती रहती है। तो जब भी आपको टेंडन इंजरी हो तो आप वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग को रोको और अच्छे से हील होने के बाद अपनी ट्रेनिंग रीस्टार्ट करो। सेम सिमिलरली जैसे मीडियन नर्व यहाँ से जा रही है तो हमारी अल्नर नर्व है, अल्नर नर्व यहाँ से जा रही है, ये क्यूबिटल टनल से जाती है, ठीक है। तो क्यूबिटल टनल पे जब हम फ्लेक्शन में होते हैं तो जो कंप्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी अल्नर नर्व है वो एंट्रैप हो सकती है, मतलब वो दब सकती है। तो आपको अपने मीडियल साइड, ये जो 2 उंगलियां हैं, इसमें आपको नमनेस या फिर पिन चुभने जैसा फील हो सकता है इस साइड, खासकर जब आप इस मूवमेंट को करते हैं जिसमें आप पूरे अल्नर नर्व को स्ट्रेच कर रहे हैं अपने पाथ में। तो आप इसके लिए नर्व फ्लॉसिंग कर सकते हैं, जिसमें मतलब आप नर्व को उसके पाथ में ग्लाइड करवाते हैं अच्छे से ताकि उसका मूवमेंट ईजी हो जाए। आप इन दोनों ही नर्व इंजरीज के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो। और लास्ट कॉमन इंजरी इज, हमने टेंडन के बारे में बात कर लिया, लिगामेंट के बारे में बात कर लिया, तो अब आते हैं मसल पे। तो मस्कुलर पेन फील होता है अगर आपको, जैसे जो शुरू में आर्म रेसलिंग करते हैं उनको बाइसेप के इस साइड पेन फील होता होगा, जो शोल्डर से यहाँ तक जा रहा होगा, तो वो जनरली ब्रेकियालिस का पेन होता है, बाइसेप के नीचे ब्रेकियालिस होती है। और सिमिलरली जब आप आर्म रेसलिंग करते हो तो हम अडक्शन में अपने आप को पूरा रखते हैं। तो जो हमारी पेक मसल है पेक्टोरालिस और जो हमारी सबस्कैपुलरिस है, इंटरनल रोटेटर है, वो भी, उनमें भी माइक्रो टेयर हो सकते हैं। तो मसल इंजरीज के लिए भी सेम जो टेंडन इंजरीज के लिए था, कि ये ओवर ट्रेनिंग की वजह से होती है। तो जब भी आपको ये पेन फील होता है आप अपनी ट्रेनिंग को रोक के हीलिंग पे फोकस करो, और जब वो अच्छे से हील हो जाए उसी के बाद आप आर्म रेसलिंग करो। इन सभी इंजरीज को आप ऑल टुगेदर प्रिवेंट कर सकते हो एक अच्छे वार्म अप के साथ। जब भी आप आर्म रेसलिंग करो तो अच्छे से वार्म अप करो, रिस्ट का अच्छे से वार्म अप करो, साइड प्रेशर का अच्छे से वार्म अप करो। और जब भी लड़ाओ तो एक ऐसे सरफेस पर लड़ाओ जिसकी हाइट थोड़ी ऊंची हो और वो हार्ड सरफेस ना हो, और जहाँ पे आप खड़े होके अच्छे से अपना बॉडी वेट पूरा यूज़ कर सको। जैसे हम बेंच के ऊपर लड़ा लेते हैं जो प्लेन नहीं होती, और हम स्कूटी या बाइक के ऊपर भी लड़ा लेते हैं जिसमें बहुत ही कम एरिया होता है अपने एल्बोज प्लेस करने का, तो वहाँ इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप
ओवर ट्रेन ना करो। ओवर ट्रेन करने से इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब भी पेन फील हो तो रिकवरी पे ध्यान दो, और पेन सबसाइड होने के बाद ही आर्म रेसलिंग करो दोबारा। बस तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको आर्म रेसलिंग के रूल्स पता चल गए, आर्म रेसलिंग की इंजरीज कौन कौन सी होती है और आप उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये पता चल गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आर्म रेसलिंग में कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो, जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, और आर्म रेसलिंग के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आपके पास कुछ इक्विपमेंट हो या ना हो, मैं सारी बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।